जय हिंद। आज का टॉपिक है रंपा रिबेलन 1922 AD और मन्यम रिबेलन रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी। मन्यम रिबेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासियों का रिबेलन है और मन्यम का मतलब होता है जंगल। हिस्ट्री का टॉपिक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। अब देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस रंपा रिबेलन और मन्यम रिबेलन का। तो 4 जुलाई 2022 को PM लॉन्चेज ईयर लॉन्ग 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ लीजेंडरी फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू इन भीमावरम आंध्र प्रदेश। PM अनवील्स 30 feet टॉल ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू फ्रीडम फाइटर जो थे उनका 125वां जयंती बर्थ सेलिब्रेशन मनाया गया और वहीं पे प्रधानमंत्री महोदय ने अल्लूरी सीताराम राजू के 30 फीट ऊंचे ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया, तो इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ये हम 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू एट भीमावरम वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, यह मूर्ति है जिसका अनावरण किया गया है। अब कुछ फैक्ट्स भीमावरम के बारे में भी जान लेते हैं। भीमावरम सिटी है आंध्र प्रदेश का और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का यह हेडक्वार्टर है। साथ ही यह भीमावरम मंडल का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। इसके अलावा पिलग्रिमेज सेंटर इन द स्टेट स्पेशली सोमवारामा और सोमेश्वर टेम्पल गुनुपुरी। शिवलिंगम ऑफ दिस टेम्पल चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द लूनर मंथ। इट रिमेन्स ब्लैक ऑन अमावस्या एंड टर्न्स वाइट टिल पूर्णिमा। ये जो सोमवारामा और सोमेश्वर टेम्पल है, इसकी खूबी यह है, खासियत यह है कि पूर्णिमा को इसका शिवलिंग ब्लैक रहता है, काला रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं इसका कलर चेंज होता है और पूर्णिमा के दिन यह पूरी तरह से सफ़ेद श्वेत कलर का हो जाता है। तो यह एक दर्शनीय स्थल है। ऑल्सो नोन एज सेकेंड बारडोली ऑफ इंडिया। भीमावरम को सेकेंड बारडोली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज लास वेगास ऑफ आंध्र प्रदेश। लास वेगास अमेरिका का शहर है, तो भीमावरम को लास वेगास ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। ये सोमवारामा और सोमेश्वर टेम्पल है गुनुपुरी भीमावरम का। अब आ जाते हैं हम लोग रंपा रिबेलन पे। रंपा रिबेलन और मन्यम रिबेलन 1922 AD कहाँ हुआ? जहाँ हुआ द रीजन वेयर, उस समय यह रंपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था आंध्र प्रदेश का, और अभी प्रेजेंट में यह हिली एरियाज ऑफ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। फर्स्ट रंपा रिबेलन में देखा कि वो विशाखापट्टनम में हुआ था और वाले क्षेत्र में हुआ था, और जो सेकेंड था वो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट वाले क्षेत्र में हुआ है। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? वी आर द पीपुल इन्वॉल्व, ट्राइबल पीपुल एंड मट्टाधार्स। मट्टाधार्स वो लोग थे जो वंशानुगत रूप से जिनका काम टैक्स कलेक्शन का होता था, तो ये लोग इन्वॉल्व थे इसमें। अगेंस्ट हुम, किसके विरुद्ध हुआ है? तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हुआ है इस रीजन में। व्हाट वाज द रीजन फॉर रिबेलन? रिबेलन का रीजन क्या था, कारण क्या था, उस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 विच वॉज पास्ड फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट बाई ब्रिटिशर्स। 1882 ईस्वी में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो जंगल के संसाधन थे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, दोहन किया जाए। अभी तक उस जंगल पे वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का कब्जा था और वो लोग उसका उपयोग करते थे, लकड़ियों का, उस जगह का। तो इस एक्ट का उद्देश्य था कि उस जंगलों का दोहन किया जाए। दिस एक्ट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीपुल इन द फॉरेस्ट। इस एक्ट ने क्या किया कि जो ट्राइबल पीपुल उस जंगल में फ्रीली घूमते थे, रहते थे, उस पर रोक लगा दिया गया। यानी कि अब स्वतंत्र रूप से वहाँ के आदिवासी जंगलों में नहीं घूम सकते थे, नहीं जा सकते थे, उनके जाने पर रोक लग गया। प्रिवेंटेड ट्राइबल पीपुल फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम। पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम जो एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम खेती जिसको बोलते हैं, स्लैश और बर्न भी बोलते हैं। तो अब जंगल में जब जाना आदिवासियों का बंद हो जाएगा तो उसका सीधा असर पड़ेगा कि उनका जो पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम था
वो बंद हो गया। वो खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि खेती वो जंगल में ही जंगल को काट के करते थे। एक जगह किया 2-4 साल, फिर वहाँ से जगह चेंज कर लिए, तो उनका जो खेती था वो बंद हो गया। ट्राइबल पीपल वेयर फोर्स टू ऑप्ट एक्सप्लॉयटेटिव कूली सिस्टम यूज्ड बाय गवर्नमेंट। एक्सप्लोरेटिव लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, एक्सप्लॉयटेटिव। तो अब क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे, आदिवासी थे, उनको फोर्स किया गया, उनका शोषण किया जाने लगा कूली सिस्टम के अंतर्गत। कूली सिस्टम क्या था? मतलब कि मजदूरी। वहाँ जंगल में जो भी ठेकेदार थे, जो जंगल की कटाई होती थी और उससे रिलेटेड जो भी काम होते थे, उनमें ये मजदूर की तरह काम करने लगे। तो ट्राइबल पीपल वेयर फोर्स टू ऑप्ट एक्सप्लॉयटेटिव कूली सिस्टम यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर देयर लिवलीहुड। खेती इनकी बंद हो गई, जंगल में जाना बंद हो गया, जंगल के संसाधन इनके हाथ से निकल गए और अब ये बाध्य हो गए कि ये कूली की तरह काम करें अंग्रेज़ों के लिए। पटवादी रीजन में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या किया गया था? 1882 का मद्रास एक्ट टू कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट इन रीजन। अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया जंगलों पे। स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सप्लोर किया जाने लगा जंगलों को। लीगल सिस्टम फेवर्ड जमींदार्स एंड मर्चेंट्स ऑफ प्लेन एरियाज। जो भी व्यापारी थे, व्यवसायी थे, जमींदार थे, वो प्लेन एरिया के थे। तो लीगल सिस्टम जब भी आदिवासी इनके अगेंस्ट होते थे, तो जो लीगल सिस्टम था अंग्रेज़ों का, वो जमींदार और वहाँ के जो व्यापारी थे, व्यवसायी थे, उनका ही फेवर करता था। आदिवासियों को फेवर नहीं करते थे। ट्राइबल पीपल पे क्या फ़र्क पड़ा इस एक्ट का? मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 का लॉस्ट हेरिडेटरी कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड इन द रीजन। इनका वंशानुगत अधिकार था उस जंगलों पे, वहाँ की ज़मीन पे, वो इनका अधिकार चला गया। एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार एंड मर्चेंट्स। अब इनका शोषण होने लगा जमींदारों के द्वारा और व्यवसायियों के द्वारा। थर्ड, लॉस देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिवलीहुड एंड फोर्स टू वर्क एज लेबरर्स एंड समटाइम्स फोर्स्ड लेबरर। इनका जो ट्रेडिशनल लिवलीहुड था वो था इनकी खेती, पोरू, एग्रीकल्चर सिस्टम, वो इनका ख़त्म हो गया। लिवलीहुड इनका ख़त्म हो गया। जंगल से जो भी इनको उत्पाद मिलता था वो सब खत्म हो गया। अब इनको फोर्स किया गया कि ये मजदूर की तरह उन मर्चेंट्स के लिए काम करें और कई बार इनको फोर्स लेबर, बधुआ मजदूरी भी कराया जाता था। तो क्या हुआ इससे कि डिसकंटेंटमेंट ओवर लीगल सिस्टम एज इट ऑलवेज फेवर्ड जमींदार और मर्चेंट। जो लीगल सिस्टम था उससे भी ये असंतुष्ट होते, क्योंकि जब भी ये पहुँचते थे लीगल सिस्टम को फॉलो करते थे तो वो हमेशा जमींदार और मर्चेंट के फेवर में ही डिसीजन जाता था। तो ट्राइबल पीपल के जीवन पे, वहाँ के आदिवासियों के जीवन पे यह फ़र्क पड़ा 1882 फॉरेस्ट एक्ट से। एक और पार्टी थी, वो थे मट्टादार्स। मट्टादार्स क्या थे? हेरिडिटरी टैक्स कलेक्टर। इस क्षेत्र से जब ये राजा के अंतर्गत आता था तो यहाँ से टैक्स कलेक्शन का काम मट्टादार करते थे और ये उनका वंशानुगत काम था। इससे क्या होता था कि उनका इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र के लोगों पे बना रहता था, हालांकि वो भी इनका शोषण करते थे। तो जैसे ही एक्ट आया, मट्टादार का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। दे लॉस्ट देयर हेरिडिटरी राइट ऑफ प्रोफेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन। जो थे उनको तो रखा गया, लेकिन वो वंशानुगत नहीं रहा, उनका परमानेंट नहीं रहा कि वही रहेंगे, उनके वंश के लोग ही रहेंगे, इनके बाद दूसरा कोई बनेगा। तो उनका वो कंट्रोल जो था, हेरिडिटरी राइट था उस प्रोफेशन पे, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म होते क्या हुआ? दे लॉस देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन रीजन। जैसे आपका अधिकार खत्म होता है, इनका पावर इन्फ्लुएंस सब उस रीजन में ख़त्म हो गया। दे वर फोर्स टू वर्क एज ब्यूरोक्रेट्स विथ नो पावर, नो हेरिडिटरी राइट ओवर पोजिशन। इनको बाध्य किया गया कि वो अंग्रेजों के लिए काम करे, लेकिन इनके पास कोई हेरिडिटरी, कोई वंशानुगत अधिकार नहीं होंगे, कोई पावर इनके पास नहीं होगा। तो इससे मट्टादार भी असंतुष्ट थे। चूँकि मट्टादार भी एक्सप्लॉयटेटिव थे, दोहन करते थे, शोषण करते थे आदिवासियों का, तो ये एक दूसरे कंपोनेंट थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मट्टादार और ट्राइबल पीपल जो आदिवासी थे, दोनों को एक ही रास्ते पे ला दिया। तो इन दोनों को एक कॉमन एनिमी मिल गया, दैट वाज ब्रिटिश राज। तो ये दोनों मिल के ब्रिटिश राज के अगेंस्ट रिबेलन में आ गए। अब हम लोग देखते हैं अल्लूरी सीताराम राजू एंड हिज रोल इन रिबेलन। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनका रोल क्या था इस विद्रोह में। बोर्न ऑन 4 जुलाई 1897 एट भीमावरम आंध्र प्रदेश। भीमावरम में 4 जुलाई 1897 1897 में
अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद वो भीमावरम में जो आदिवासी एरिया थे वहाँ पर जाके रहने लगे और ये चमत्कारिक व्यक्ति थे। आदिवासियों के दर्द को समझा इन्होंने और कहा जाता है कि जब आदिवासियों के बीच रहते थे तो उनसे जो भी इनको दान मिलता था उसी पर अपना जीवन चलाते थे और इनके पास जो भी आता था अपने ज़रूरत भर रख के बाकी वो फिर उन्हीं को आशीर्वाद के रूप में वापस कर देते थे। तो धीरे धीरे इनका आदिवासियों पे विश्वास बढ़ता चला गया और इनका एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में आदिवासियों ने इनको माना। From 1921 he started educating tribal people of Godavari district about their rights and prepared them to fight against the oppression of Britishers and emerge as a leader of tribal people। 1921 में क्या किया कि लोगों को एजुकेट करना शुरू किया आदिवासियों को कि उनके अधिकार क्या है और उनको तैयार किया कि वो इस शोषण के खिलाफ अंग्रेज़ों से लड़े। इन्होंने मट्टादार को भी साथ लिया ट्राइबल पीपल के, क्योंकि सारे मट्टादार इनके साथ शामिल नहीं हुए थे, फिर भी बहुत सारे मट्टादार थे जो असंतुष्ट अंग्रेज़ों से और वो उन्होंने सीताराम राजू का साथ दिया इस रिबेलियन में। ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स विद ट्राइबल्स एंड वेज्ड गुरिल्ला वार अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मिशनरीज एंड पुलिस इन द रीजन। इन्होंने ट्रूप्स बनाया और शुरुआत में ये तीर और धनुष से, बो एंड एरो से अटैक करते थे। गुरिल्ला वार इन्होंने लड़ा ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, मिशनरीज के अगेंस्ट में और पुलिस इन द रीजन, उस क्षेत्र की पुलिस के अगेंस्ट में लड़ा। रिबेलियन स्टार्टेड इन अगस्त 2280। स्टार्टिंग ऑफ रिबेलियन देखते हैं कि अगस्त 1922 से ये विद्रोह शुरू हो गया। अल्लूरी लेड अ ट्रूप ऑफ मोर देन 500 पीपल। इनके ग्रुप में, इनके ट्रूप में 500 से ज़्यादा लोग थे, आदिवासी जुड़े हुए थे। इन्होंने गुरिल्ला वार का टेक्निक अपनाया और वेपन लेने के लिए, क्योंकि इनके पास तीर धनुष थे और वो बंदूक के सामने टिकते नहीं, तो इन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू किया और वहाँ से वो हथियार लूट लेते थे। तो दे फॉलोड गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स एंड रेडेड पुलिस स्टेशंस टू गेन मॉडर्न वेपनरी, टारगेटेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल्स, मिशनरीज एंड पुलिस इन द रीजन। इनका टारगेट कौन था? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल्स, मिशनरी, जो वहाँ पे जबरन तरह तरह के प्रलोभन के जो मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रहे थे वो भी इनका टारगेट थे, और वहाँ की पुलिस जो हमेशा जनता का दमन करती थी। द फाइट कंटिन्यूड फॉर 2 years unabated. Then detachment असम राइफल रेजिमेंट वेर ब्रॉट टू क्रश रिबेलियन। 2 साल तक ये कंटिन्यू रहा। अंग्रेजी शासन ने सारा उपाय कर लिया लेकिन इनको ये दबा नहीं पाए। फिर असम राइफल का डिटैचमेंट भी बुलाया गया ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। ब्रिटिश अप्लाइड ऑल अनफेयर मेथड्स टू एंड द रिबेलियन लाइक बर्निंग विलेजेस, डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, किलिंग कैटल, वायलेटिंग वुमेन। ब्रिटिशर्स ने सारे उपाय कर लिए जो अनफेयर थे, गलत थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए। गांव के गांव जला देते थे, फसल जला देते थे, जानवरों को मार देते थे, महिलाओं का इंसल्ट करते थे। ये सारा अनफेयर मीन्स उन्होंने अपना लिया इसको दबाने के लिए इस विद्रोह को, लेकिन वो इस विद्रोह को दबा नहीं सके। फिर एजेंसी कमिश्नर अनाउंस्ड अ मॉनेटरी रिवार्ड्स। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इंड की तरफ बढ़ रहा है रिबेलियन। जो एजेंसी कमिश्नर था वहाँ का, उसने अनाउंस किया सीताराम राजू पे उस समय 1924 में 10,000 रुपये का इनाम अगर कोई सीताराम राजू का कटा हुआ सर लाता है, और उनके साथ उनके 2 लेफ्टिनेंट थे, घंटम डोरा और मल्लम डोरा, इन दोनों के लिए 1,000 रुपये। तो एजेंसी कमिश्नर अनाउंस्ड अ मॉनेटरी रिवार्ड ऑफ ₹10,000 फॉर द हेड ऑफ रामाराजू एंड 1,000 फॉर घंटम डोरा एंड मल्लम डोरा। In April 24, 1924, T.G. Rutherford was deputed to quell the Manyam rebellion, and he applied extreme methods of violence and torture to know whereabouts of Ramaraju and followers. अप्रैल 1924 में टी.जी. रदरफोर्ड को डिप्यूट किया गया इस विद्रोह को दबाने के लिए, और उसने सारे एक्सट्रीम मेथड अपना लिए, वायलेंस के, हिंसा के सारे तरीके उसने अपना लिए, टॉर्चर के सारे तरीके अपना लिए, बस ये जानने के लिए कि अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ है। फाइनली अल्लूरी सीताराम राजू was captured in May 1924 and executed by shooting on 7 May 1924 in कोयूरू विलेज। मई 1924 में सीताराम राजू को पकड़ लिया जाता है
और एक पैर में बांध के उनको गोली मार दी जाती है 7 मई 1924 को। और वो गांव था जहाँ पे इनको गोली मारी गई, वो था कोयरू गांव, कोयरू विलेज। तो इस तरह सीताराम राजू का अंत हो जाता है। और 6 जून को घंटम डोरा को भी मार दिया जाता है। मल्लम डोरा को सजा दी जाती है जेल की। घंटम डोरा वाज किल्ड ऑन 6 जून 1924 एंड मल्लम डोरा वाज इम्प्रिजन्ड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मल्लम डोरा जिनको जेल की सज़ा मिली वो स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के सदस्य भी बने। तो ये था रंपारी विलन अल्लूरी सीताराम राजू और उनके जो लेफ्टिनेंट्स थे घंटम डोरा और मल्लम डोरा, इनके पकड़े जाने के बाद और इनके मार दिए जाने के बाद यह रिबेलन समाप्त हो गया। इस तरह अंग्रेज़ों ने इस रिबेलन को दबा दिया, लेकिन 2 साल तक उस क्षेत्र में अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए। इनको सपोर्ट भी मिलता था जो केवल हिलेशन ही था। कांग्रेस का नॉन वायलेंस चल रहा था वहाँ पे मूवमेंट उस समय। तो कांग्रेस के तरफ से भी प्लेन से नीचे जो क्षेत्र थे पहाड़ी के नीचे, वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिलता था, इसलिए ये उसके कारण भी यह रिबेलन बहुत दिनों तक चल पाया। तो ये था रंपा रिबेलन और मन्यम रिबेलन 1922 AD। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे और शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो।